हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा आचार्य और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुक खुली हुई है जो कि है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। और ये जो पुस्तक है ये कक्षा 8 की पुस्तक है जिसमें हम हमारा इतिहास के हर चैप्टर का जो वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं। अब बारी आती है नागरिक जीवन की, यानी कि नागरिक शास्त्र की, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि जितनी भी बुक्स हैं SCERT की वो इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सुपर टेट का या कोई और एग्जाम जो टीचिंग के लिए है, उसमें आपका काफी सारे जो प्रश्न होते हैं वो SCERT की बुक से मिलते हैं। तो इन बुक्स को आप जरूर पढ़ें। अगर नहीं आपको मिल पाती है तो आप मेरे वीडियो से अपने नोट्स बना सकते हैं। हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड किया गया है तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज से हमारा नागरिक जीवन स्टार्ट हो रहा है कक्षा 8 की पुस्तक का। चलिए पहले चैप्टर पर पहुंच लेते हैं। लर्नर्स, अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़कर पा सकते हैं कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस। और आप लोगों के लिए इतने सारे जो बैच कोर्स हैं वो अपलोड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम की पूरी तैयारी यहाँ पर कर सके। क्योंकि इसके साथ साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, और आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, चाहे वो स्पेशल पर पढ़ाते हो या प्लस पर। एग्जॉस्टिव कवरेज, जितना भी आपके एग्जाम का सिलेबस है वो कंप्लीट आपको पूरा कराया जाता है। और आप लोगों के लिए, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो 2022 का कंप्लीट बैच कोर्स 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हिंदी, EVS, CBP, साइंस, संस्कृत, सोशल स्टडीज, इंग्लिश एंड मैथ्स, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट रीट में आते हैं वो सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी। ये आप देख सकते हैं 6 और 12 महीने के ड्यूरेशन में ये सब्सक्रिप्शन बटा हुआ है। और इसमें सिर्फ आप एक ही बैच कोर्स की नहीं, इसमें आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको डिस्काउंट और मिलता है, जो आपको प्राइस शो हो रहा है इसमें 10% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा, और 10% का डिस्काउंट आपको रेफरल कोड यूज करने पर मिलता है। इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरी भी क्लासेस वहां पर होती हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके लिए आपको अनलॉक कोड यूज करना पड़ेगा, जो कि सब्सक्रिप्शन लेने समय जो रेफरल कोड यूज करेंगे वही मेरा अनलॉक कोड है, प्रतीक्षा टेट, जिससे कि आप मेरी फ्री लाइव क्लास को फ्री कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू। तो चैप्टर फर्स्ट की ओर हम आ चुके हैं, नागरिक शास्त्र, और हमारा जो चैप्टर 1 है वो है हमारा लोकतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, ये 3 चीजें दी गई हैं। क्लियर, तीनों चीजें दी गई हैं। तो ये इस तरह से हमारे सरकार की संरचना होती है। हमारा जो देश है वो इसी प्रकार से चलता है, स्थानीय स्वशासन, फिर राज्यों में राज्य सरकार और फिर केंद्र में केंद्र सरकार। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना की गई। 73वां संविधान जो संशोधन है महत्वपूर्ण संशोधन है, जो कि 1992-93 में किया गया, और अधिकतर इसको 1992 ही मानते हैं। तो 1992 में ये संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन। और उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? उस समय थे PV नरसिंह राव। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के समय कौन प्रधानमंत्री थे, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ, नरसिम्हा जी थे, नरसिम्हा राव जी। तो उनके कार्यकाल में ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, और ये जो 73वां संविधान संशोधन है इसमें पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट का दे रहे हो, सुपर टेट का, या कोई भी टेट का एग्जाम किसी भी, तो हर जगह यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। इस संशोधन के अंतर्गत भाग 9, हमारा जो संविधान के भाग है उसमें भाग 9 जो था वो जोड़ा गया था। तो भाग 9 किससे संबंधित है? वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और चूंकि
जो 73वां संविधान संशोधन है जो लागू हुआ था वो 24 अप्रैल, देखिए बना तो 1992 था, 92 में था, लेकिन लागू है ना 93 में हुआ था, इसलिए हम इसको 92-93 भी कहते हैं। 24 अप्रैल 1993 में हुआ था, इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको साथ ही साथ बताती जा रही हूँ जिससे कि आपको अलग से चीजें ढूंढनी ना पड़े। इसको 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस। क्लियर, तो हमारा ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। इसके बाद कुछ और आता है तो मैं साथ ही साथ आपको बताती चलूंगी, आगे बढ़ेंगे। ये था हमारे 73वें संविधान संशोधन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोगों का शासन पर। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसे देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। अच्छा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रही हूँ, यहाँ आप ध्यान रखें। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो समझ गए। बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाएं, पुरुषों, दलितों, अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है। तो ये है हमारा लोकतंत्र। ठीक है, जिसमें जनता के द्वारा शासन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र में। तो यहाँ पर अब बता दूं, जो लोकतंत्र है वो एक दिन में नहीं पढ़ा है, इसके लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए आजादी के समय पढ़ी थी। कारण ये था, इस आजादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। ठीक है, पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे तो वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। ठीक है, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथ में होगा, तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर लोकतंत्र क्या होगा? जनता के द्वारा शासन। आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं। संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोगों ने चुना था। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के लिए कानून दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून है। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं, उनको भी जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। ठीक है, तो लोकतंत्र की कुछ विशेष बातें हैं जो लोकतंत्र के आधार पर। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार है, एक तो स्वतंत्रता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जनता अपनी मर्जी से अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुन सकती है और सरकार में ला सकती है, तो वही है लोकतंत्र। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिनका निर्वाचन लोगों द्वारा किया जाता है। इसका कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है? जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, कोई भी चुनाव होगा, उसका जिम्मेदारी किस पे आएगी? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन करवाता है? तो आप ध्यान रखिए, निर्वाचन आयोग ही करवाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था चुनावों के लिए ही की गई है। निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दल और प्रत्याशियों द्वारा
पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस और चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया है, इसको जरूर ध्यान रखें। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग, सभी मूल वंश के लोग चुनाव दे सकते हैं। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति या राज्यपाल। राष्ट्रपति पूरे केंद्र का और राज्य का राज्यपाल। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। क्लियर? चलिए, चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाते हैं। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता यानी कि मतदाता पहचान पत्र होता है सभी के पास, एपिक, लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत वोट में, मतपेटी में या ईवीएम मशीन के द्वारा, ये आप देख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखें, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, बी फॉर वोटिंग और एम फॉर मशीन। क्लियर? वीवीपैट, जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। इस मशीन में मतदाता की एक पर्ची दिखाई देती है जिसमें उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसको उसे मत देना है। चलिए, नोटा क्या है? नोटा मीन्स नन ऑफ द एवर। नोटा का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। यदि मतदाता को चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों में से कोई उम्मीदवार पसंद ना हो तो वह नोटा को अपना वोट दे सकता है। नोटा का बटन ईवीएम एवं मतपत्र के एंड में होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो आप इसको पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। हाँ भाई, हाँ काकी हंसते हुए बोली, इन सारे दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद नामक भवन में बैठते हैं। तो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता के द्वारा वो कहाँ बैठते हैं? तो संसद नामक भवन में बैठते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ये प्रतिनिधि संसद के माध्यम से सरकार को लोगों के विचारों से अवगत कराते हैं। सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। क्लियर? चलिए, भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। यही मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि लोकतंत्र का दूसरा आधार है। क्लियर? राजनीतिक और नागरिक अधिकार विशेषतः ऐसे अधिकार हैं जिनके अनुसार राज्य व्यक्तियों तथा समूह के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में? अगर नहीं पता है तो जरूर पता कर लें। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन
टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन सा राइट्स किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्लियर। टोटल फंडामेंटल राइट्स किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो हम थोड़ी देर में वीडियो के एंड में ये सारी चीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर बताया गया है तो पहले हम सूचना का अधिकार के मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। सूचना का अधिकार भारत जम्मू कश्मीर को छोड़कर अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जनता को ये जानने का अधिकार है कि सरकार और उससे संबंधित संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं। जनता को केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के निर्णय और नीतियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सामान्य जनता, मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों और पंचायती राज के प्रतिनिधियों को मांगी गई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। और ये आप देखते हैं जो भी रेडियो, टीवी यानी कि टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बैनर, पोस्टर, ये सभी मीडिया और संचार के माध्यम हैं। इनको संचार माध्यम या मीडिया कहा जाता है, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रसार और प्रचार करते हैं। मीडिया लैटिन भाषा के मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जनसमूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचती है तो संचार माध्यम या मीडिया कहा जाता है। तो ये एक तरह का मीडिया लोकतंत्र भी कह सकते हैं। तो 4 पिलर हैं, पहले तो 3 होते थे, अब मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा आधार यानी कि चौथा पिलर माना जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज। तो लोकतंत्र, जैसा कि मैंने कहा, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, लोगों का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है। लोकतंत्र ढांचा बना लेने से सही अर्थ में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता है। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति जागरूक हो, वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, और तभी संभव है कि वह शिक्षित एवं जागरूक होगा। तो किसी के बहकावे में आकर वोट नहीं देना है। ठीक है। वह अपने विवेक से, यानी कि शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो अपने विवेक से उचित अनुचित का निर्णय लेकर वोट देता है। सर्वधर्म समभाव। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। तो इसको हम बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स बताए थे ना, उसी में आता है एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आता है। तो हम चर्चा करेंगे 6 मौलिक अधिकार की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट अगर आप देना जा रहे हैं या देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है। और यूपी टेट और सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए, यहाँ पर महिलाओं के अधिकार भी है, कुछ महिलाओं को भी अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार है महिलाओं को। आर्टिकल 15 के अंतर्गत उनके हितों की, बच्चों के हितों की सुरक्षा महिलाओं के अधिकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र का भविष्य। कुछ चुनौतियां। हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि हम सही नेताओं का चुनाव करें। यदि उन्हें सही नेताओं को चुनने के लिए कोई ठीक विकल्प नहीं मिलता तो चुने हुए प्रतिनिधि अक्षम है तथा उनमें बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तब लोकतंत्र एक अनुपयोगी व महंगा ढांचा मात्र सिद्ध होता है। अतः हमें याद रखना चाहिए कि जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते।
समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। और ये कहना है शिव खेरा जी का। क्लियर? समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने इस चैप्टर में पढ़ी, तो आपको मैं थोड़ा सा ज्ञान एक्स्ट्रा दे देती हूँ। तो यहाँ पर हम 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि 6 प्रकार के हैं, जल्दी जल्दी से मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। और जो हमारे राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक आते हैं। क्लियर? जिसमें पहला जो है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। क्लियर? इसमें है आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा होता है हमारा स्वतंत्रता। आप 2-4 बार इसको पढ़ोगे ना, बहुत जल्दी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तीसरा जो होता है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध, तो राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। तो ये होता है आर्टिकल 23 और 24। अब यहाँ पर देखिए शोषण के विरुद्ध आता है तो आर्टिकल 23 होगा, लेकिन यहाँ पर अगर एक पॉइंट आ जाए बच्चों का शोषण, तो क्वेश्चन अधिकतर बच्चों के शोषण से संबंधित आता है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो बच्चों से रिलेटेड चीजें अक्सर पूछी जाती है। तब कौन सा आर्टिकल आपको सही रखना है? तब आपको आर्टिकल 24, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा तो 23, जो वयस्क हैं उनका शोषण हो रहा है तो आर्टिकल 23, लेकिन अगर बच्चों का शोषण हो रहा है तो आर्टिकल 24 आपको ध्यान में रखना है। और अधिकतर इसी से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को फोकस किया है, मतलब इसको हाईलाइट किया है, तो ध्यान रखें। फोर्थ हमने बात करी थी धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। तो ये आर्टिकल 25 से 28 तक के बीच आता है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा से संबद्ध अधिक स्वतंत्रता या अधिकार, ठीक है, ये आती है 29 एंड 30। और इसके बाद लास्ट है हमारा, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो एक तो संविधान की आत्मा आता है, तब आपका आंसर प्रस्तावना होगा। और अगर आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब आपका आंसर संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 से 35 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये 32 पे ही एंड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और पहले था, 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। लेकिन ये अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये अब एक कानूनी अधिकार बन चुका है, संपत्ति का अधिकार, जिसे आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इम्पोर्टेंट है ये कि संपत्ति का अधिकार कौन से कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के, तो आर्टिकल 300A। या कौन सा अधिकार इनमें से अब मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ चैप्टर अच्छा लगा हो। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं थे इसमें। जो जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दी, और बुक्स बहुत अच्छी हैं, तो आपको जो बेसिक नॉलेज है वो इनसे मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे देश की सुरक्षा और विदेश नीति, चैप्टर 2 के बारे में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।